हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे जो हमने सीटेट प्रीवियस पेपर की सीरीज चला रखी है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो पेपर था जो 31 जनवरी 2021 को हुआ था उसको देखेंगे। देखो हमने इसके 77 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज देखेंगे 78 से। आइए शुरू करते हैं। 78 अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया? ए आदिवासी एवं दलित, बी केवल अल्पसंख्यक, सी दलित एवं अल्पसंख्यक, डी अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो 78 का जो सही आंसर है वो है पहला, आदिवासी एवं दलित। अगर हम इसको बोले तो एसटी और एससी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एससी और एससी भी हम बोल सकते हैं। और अल्पसंख्यक कौन से होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं ओबीसी, अल्पसंख्यक होते हैं ओबीसी, और आदिवासी होते हैं एसटी, और दलित होते हैं एससी। ठीक है, कई बार हम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन से किस चीज के बारे में बात चल रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया है कि किसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 79 ऐसे राजनीतिक व्यवस्था जिसमें ए से ज्यादा स्तर की ये एक होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एक होगा, एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है? ए गणतंत्रात्मक, बी संघवाद, सी धर्मनिरपेक्ष, डी उदारवाद। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो गणतंत्र वाली बात हो गई, गणतंत्र या लोकतंत्र एक ही बात होती है, ठीक है। और ये धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना और राज्य का अपना कोई अलग धर्म ना होना। मतलब जो राज्य है वो किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करेगा, ठीक है। और राज्य का कोई धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, ठीक है, निष्पक्ष भाव से। और इसका जो सही आंसर है वो है बी। ये क्या है? संघवाद। संघवाद जो है इसका सही आंसर है। संघवाद में होता है एक केंद्र होता है, यानी कि केंद्र की सरकार होती है जैसे हमारे देश में है, और उसके अधीन क्या होता है? बहुत सारी राज्य होते हैं, और जो राज्य होते हैं वो केंद्र से जुड़े होते हैं। ये होता है संघवाद। यानी कि एक देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यानी कि एक केंद्र में सरकार होगी, जैसा हमारे देश में होता है। प्रधानमंत्री है वो सारे स्टेट के लिए है ना, किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है ना। हमारी प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान में है, मोदी जी, तो क्या है वो हर स्टेट के लिए है, ठीक है, जितने भी भारत में स्टेट है। तो संघवाद से मतलब है एक केंद्र में मुख्य सरकार होती है और उसके अधीन बहुत सारी सरकार होती हैं, जैसे राज्य सरकार। और बिल्कुल सेम सिस्टम क्या है हमारे उसमें चलता है भारत में, कि केंद्र में एक सरकार है जिसका निरंतर बाकी के सारे राज्यों पर है, ठीक है ना। और यही सिस्टम कहाँ चलता है? कनाडा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 80 निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हैं? सामाजिक न्याय को कौन सी नीतियां प्रोत्साहित करती हैं उसके बारे में बात हो रही है। ए सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, बी है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो 80 का जो सही आंसर है वो है पहला, ए और बी दोनों। देखो ये तो आपको पता चली गया कि किसके बारे में बात चल रही है। मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ आपको न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। राज्य सरकार जो केंद्र सरकार होती है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, है ना। तो वो क्या करती हैं, जैसे बहुत सारी स्कीम निकालती हैं, जैसे मनरेगा है और बहुत सारी स्कीमें हैं जो जिनके तहत वो क्या है मजदूरों से काम कराती हैं। जैसे सड़क वगैरह जो बनती है तो उनके लिए जो मजदूरों की जरूरत होती है, तो काम कैसा है? वो गवर्नमेंट काम है ना। सड़क बन रही है तो किसका काम है? ये सरकार का काम है। लेकिन मजदूर जब वो लेती है तो उनका क्या है, एक न्यूनतम मेहनताना यानी कि मजदूरी तय कर लेती है, कि ऐसा नहीं है कि किसी मजदूर को कितने रेट पे रख लिया और किसी मजदूर को किसी और रेट पे रख लिया। वो क्या है, एक न्यूनतम मजदूरी तय कर देती है, निर्धारित कर देती है कि भाई इतनी मजदूरी हम देंगे अगर हम एक दिन में काम लेंगे किसी भी मजदूर से, ठीक है। तो जितने भी सरकारी काम होते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, सड़क बनती है, या सरकारी कंपनियों में जो काम करते हैं,
उनकी क्या है, एक निश्चित सैलरी जो है वो गवर्नमेंट निर्धारित कर देती है, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। नेक्स्ट देखते हैं 81, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। अब देखिए सामाजिक न्याय को कौन सी नीति, ये तो ऊपर वाला एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका क्वेश्चन तो दूसरा था, चलो इसको छोड़ते हैं। एटी 82, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। जब हम इतिहास को पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। ए, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे उठाना, ऐसे मुद्दों के बारे में चर्चा करना या पढ़ाना जो पहले भी थे और अब भी चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम सरकारों के बारे में पढ़ रहे हैं या बच्चों को क्या है, राजा के बारे में बता रहे हैं कि राजा की शासन प्रणाली कैसी थी, तो वो भारत में अभी भी चल रही है, शासन किसी ना किसी का शासन तो रहता ही है ना, तो हम वहां से रिलेट करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे जो पुराना इसमें इतिहास की बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 14 जनपद में की सरकार थी, पहले चलती थी, और उनमें क्या था, भारत के कई सारे जो राज्य हैं उनमें क्या था कि लोकतंत्र चलता था जैसे आज चलता है। तो हम क्या है, जो पुराने मुद्दे हैं, जो पहले चीज घटित हो चुकी है, ठीक है, उसको ही हम वर्तमान की चीजों से रिलेट करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो चीज जो होंगी वो ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे हम लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं तो पहले भी हमारे देश में क्या है, पहले कई सारे राजाओं के यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था थी, तो उसको हम उससे रिलेट करके हम पढ़ा सकते हैं कि देखो जैसे आज चल रहा है वैसे पहले भी चलता था। इतिहास में राजाओं का वर्णन है, उस तरह से हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे इतिहास लिखने वाले आज भी होते हैं, पहले भी होते थे, जो राजा के साथ के सलाहकार वगैरह होते थे ना, वो इतिहास लिखते थे पहले कि राजा ने क्या क्या काम किया, कौन कौन से युद्ध हुए, क्या हुआ। तो आज भी ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास लिखते हैं। अब हमारे भारत का जो इतिहास है कोई ना कोई तो लिख ही रहा होगा अभी वर्तमान में जो भी घटनाएं हो रही हैं। अब देखिए इसका ऑप्शन है बी पढ़ते हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। सी है भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना। डी है भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद कराना। तो याद कराने वाला ऑप्शन तो हमेशा गलत होता है, याद नहीं कराना है, हमें क्या करना है, बच्चों को समझाना है। और हमने क्या ऑप्शन ढूंढना था, हमें ढूंढना था इतिहास शिक्षा का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, किस बात पे केंद्रित होना चाहिए इतिहास को। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला सही है कि हमें क्या है, जो घटनाएं भूतकाल में हो चुकी हैं उनका रिलेशन होना चाहिए जो वर्तमान में हो रही हैं, तो बच्चे उसको रिलेट करके ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, है ना। और वो काम आने वाली भी चीज है कि वो पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं और आगे भी होनी है, तो उसके बारे में सीखने के लिए। 83, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। देखो समसामयिक मुद्दे का मतलब होता है जो करंट में चीजें चल रही हैं। जैसे आप मान लीजिए करंट अफेयर की बात चल रही है ना, करंट अफेयर के मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने की क्या उद्देश्य होनी चाहिए, मतलब क्यों ला रहे हैं हम उन मुद्दों को जो करंट में चल रहे हैं। ऑप्शन ए, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। बी, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। सी है सनसनीखेज खबर मुहैया कराना, विषय के प्रति रुचि जागृत करना। और डी है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और देखो सी नहीं है, सनसनी जो केस होते हैं, खबरें होती हैं, उनको रिलेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इतिहास वगैरह से रिलेटेड होती नहीं है ना। तो ये बाकी के तीनों मुद्दे सही हैं। देखो जो विद्यालय के परिसर में जो अधिगम चल रहा है उसको क्या है, बाहर विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना एक अधिगमकर्ता को क्या करता है, मदद करता है। यानी कि जो अधिगमकर्ता कौन होते हैं, हमारे स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट को क्या करता है, वो मदद करता है।
है ना। करंट अफेयर पढ़ाएंगे तो उसको पता चलेगा ना कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे भारत में क्या हो रहा है। और विश्लेषण और आलोचनात्मक, जब हम इस तरह की बातें करते हैं, विश्लेषण और आलोचनात्मक जो मूल्यांकन करते हैं, तो जब हम देखेंगे कि बच्चा हम क्या सिखा रहे हैं और बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है, उसको कैसे रिलेट करके पढ़ रहा है, तो ये हमें पता चलेगा उससे। और देखो, देश के मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि बच्चों में क्या होगा, देश की भावना जागृत होगी या देशभक्ति की भावना जागृत होगी, क्योंकि वो रोज उन चीजों को देख रहा है, पढ़ रहा है। अब जैसे भारत चीन का छोटा सा युद्ध समझ लीजिए या अनबन समझ लीजिए, वो हुआ था। तो इस तरह के मुद्दे अगर बच्चों को बताए जाएंगे क्लास में, तो वो क्या है, अभी से जानेंगे अपने देश के बारे में, तो उनको हमेशा रुचि रहेगी अपने देश के बारे में, ठीक है। जो हर नागरिक को होनी चाहिए, हर बच्चे को होनी चाहिए, है ना। अपने देश के बारे में तो पता होना ही चाहिए ना, कम से कम। 84, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। हमें किस पर चर्चा करनी है, हमें करनी है समानता पर, कि समानता क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन। अधिगमकर्ता के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। तो देखो, ये बात सही है कि कोई पास्ट में कोई भी चीज हुई है तो हम उन मुद्दों के बारे में बात करें जिससे आत्मसम्मान या गरिमा जैसी चीजें जुड़ी हुई हो, है ना। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ता को संवेदनशील बनाना। ये भी सही है। जब सबका सम्मान करेंगे, हम किसी का सम्मान कर रहे हैं तो या तो हम उसको अपने बराबर समझ रहे हैं या हम उससे ऊंचा समझ रहे हैं, ठीक है ना। सम्मान हम तभी करेंगे ना, अगर हम किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को अपने से नीचा समझेंगे तो हम सम्मान नहीं करेंगे। तो बच्चों को क्या सिखाना है, अधिगमकर्ता को कि सभी का सम्मान करने के लिए संवेदनशील बनाना है। अब देखते हैं सी, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, है ना। ये वाला ऑप्शन भी सही है कि जो भी संविधान के मुद्दे हैं, मूल्य हैं, उन पर हमें आधारित मूल्यों को बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे संविधान के आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता अनुमूलन, की छुआछूत जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए समाज में, ये क्या है, गलत है। और आर्टिकल 14 से 18 में बोला गया है समानता के बारे में, कि हमें क्या सबके प्रति समान व्यवहार करना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, उसके बारे में बात हुई है। तो देखिए, ये सी भी ठीक है। अब देखते हैं डी, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो देखो, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, कि हमें असमानता वाली नहीं चीज देखनी है, हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, समानता। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 85, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधताओं को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधताओं को संबोधित करना, क्या विविधताओं को संबोधित करना। तो सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक है उसको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका मतलब यह है। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। तो ये जो बात है ठीक है कि हमें क्या विविधता पढ़ानी है, तो विविधता में क्या है, हम बताएंगे कि हमारे देश में कौन कौन से धर्म है या संस्कृतियों की क्या क्या विभिन्नता है। उसके बाद भी क्या है, हम लोग एक सूत्र में बने हुए हैं, भाईचारे के में, और हमारे देश भारत में हम बहुत ही प्यार से, अमन से, शांति से रहते हैं। तो ये चीज हमें बतानी है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांशित बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। देखो, ये चीज गलत है। बहुमत का मतलब ये नहीं है कि अगर 6 लोग हैं और 4 लोग गलत बोल रहे हैं और 2 लोग सही बोल रहे हैं, तो हम क्या 4 लोगों की बात सुने, 2 की ना सुने, तो ये नहीं होना है ना। ये चीज गलत होती है। ऑप्शन नंबर सी, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। देखो, हम विविधता पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, तो हम बोलेंगे बच्चों से कि पहले हम बता देंगे, देखो विविधता ये चीज होती है।
अब हम बच्चों से पूछेंगे कि आपके जो भी अनुभव हैं इस बारे में आप बताइए, तो वो बताएंगे कि देखो हाँ पहले ऐसे होता था, ऐसे पक्षपात करते थे, या हमने ऐसे देखा था, हमारी जो अम्मा बाबा हैं उन्होंने बताया था कि पहले जमाने में कुछ लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे, जो ऊंची जिनके पास ज्यादा धन संपत्ति होती थी या ऊंचे कुल के होते थे। तो वो सारी चीजें वो क्या अपना अनुभव क्या है क्लास में साझा करेंगे। तो सी वाला ऑप्शन भी सही है। इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। ए और सी दोनों सही हैं। 86 सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। ऑप्शन है ए अधिगमकर्ताओं के सूचनाओं को याद रखने का मापन करना। बी है, देखो ये तो गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें क्या आ गया, याद करना। याद करना रटाना नहीं है हमें बच्चों को, ठीक है। और हमारा उद्देश्य जो पढ़ाने का उद्देश्य वो आकलन नहीं है, ठीक है। हमारा जो मेन उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाने का वो आकलन करना नहीं है, यानी कि उनकी परीक्षा लेना नहीं है। हमारा पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है वो है बच्चों को कोई भी चीज सिखाना, ठीक है। आकलन से मतलब है हमें बस ये देखना है कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, और जो नहीं सीखा वो क्यों नहीं सीखा। उस तरह की भावना हमें बच्चों के लिए रखनी है, ठीक है ना, तभी तो हम उनको सिखा पाएंगे कुछ। नेक्स्ट है बी, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमताओं का मूल्यांकन करना। देखो ये जो ऑप्शन है ये सही है कि जो भी दैनिक स्थितियां चल रही हैं, परिस्थितियां चल रही हैं, उनसे क्या है अधिगमकर्ता की जो क्षमता है ना, वो जो अधिगम करता है वो दैनिक परिस्थितियों से अपने अपने जो ज्ञान को वो कैसे जोड़ पा रहा है उस चीज को देखना है, ठीक है। इस चीज पे हमें बल देना है। जैसे हमने कोई भी उसको चैप्टर पढ़ा दिया है ना, भूगोल का कोई चैप्टर पढ़ा दिया, मान लीजिए हमने उसको पढ़ा दिया कि भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन कैसे होता है। तो अब वो अभी उसने कहीं न्यूज देखी कि हमारे हिमाचल प्रदेश में या कुल्लू मनाली में क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गई है, यानी कि जो पहाड़ है वो खिसक रहे हैं। तो वो उस चीज से रिलेट करके देखेगा, अब बताएगा कि अरे मैम मैंने न्यूज में कल देखा था ऐसे हो गया था, तो उसको भूस्खलन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो वो क्या कंफर्म करेगा टीचर से। तो वही चीज हमें सिखानी है, जो घटनाएं हमने पढ़ाई हैं, जो चीजें हमने उसको पढ़ाई हैं, वो अपने दैनिक जो जीवन में चल रही हैं चीजें उनको कैसे समझ रहा है, ठीक है ना, वो देखना है हमें। यानी कि सीखे हुए का वो कैसे प्रयोग कर रहा है, एक तरह से वो उस चीज का हमें मूल्यांकन करना है। 87 द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीय स्रोत क्या होते हैं, देखो पहला स्रोत प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं कि हम इलस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया डी जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। द्वितीय स्रोत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सी ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं 88 औपनिवेशिक भारत में। औपनिवेशिक भारत का मतलब है जब जो अंग्रेज थे हम पर शासन कर रहे थे उस काल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। औपनिवेशिक भारत का मतलब है जब भारत पर कोई बाहर से आके शासन कर रहा है, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक काल बोलेंगे, ठीक है। भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। ए है रुकैया सखावत, हुसैन कृति, सुल्तान का स्वप्न। बी है सतनार कृति, मनी मेक कलाई। और सी है ताराबाई सिरदे कृति, स्त्री पुरुष तुलना। और डी है राम सुंदरी देवी कृति, अमारो जीवन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 88 का डी। देखो ये अलग अलग महिलाएं हैं और अलग अलग इन्होंने क्या है कृतियां लिखी हैं या कुछ भी चीजें करी हैं अपने जीवन में, लेकिन एक जो कहानी थी वो राम सुंदरी की,
रामसुंदरी देवी जो थी उन्होंने किस तरह से अपनी शिक्षा को जारी रखा या उन्होंने किस तरह से अपनी पढ़ाई करी उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, ये कहाँ की थी, ये थी बंगाल की। तो इन्होंने छुप छुप के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा था। तो ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं इसमें कि औपनिवेशिक काल में क्या है, जो महिलाएं जो शिक्षा पर चर्चा करने के लिए क्या करेंगे, हम विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित करेंगे। तो इनमें से जो आत्मकथा है वो है अमार जीवन। तो ये बंगाली में है, लिखा गया है, और इसका मतलब होता है हमारा जीवन। ठीक है, तो उन्होंने जीवनी लिखी है। और किसके बारे में पूछा गया है, जीवनी के आत्मकथा के बारे में, यानी कि जीवनी के बारे में पूछा गया है, ऑटोग्राफी के बारे में पूछा गया है। तो इनमें से कोई नहीं है ये ऑटोग्राफी, बस केवल और केवल ये है। ठीक है, डी। नेक्स्ट देखते हैं 89, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जोड़ें, संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। ए, संसाधन और संरक्षण, बी, विकास और विस्थापन, सी, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, डी, मानव विकास। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी। ए, बी और डी सही है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। ए, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। बी है चुनौतियों पूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। सी है चर्चाओं को न्यूनतम रखना। डी है पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। ये क्या किसके लिए प्रेरित करता है, ये एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करता है। ठीक है, अधिगमकर्ता होते हैं स्टूडेंट को क्या करता है, वो प्रेरित करता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। तो इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी मोन्तेश गुप्ता। प्लीज लाइक भी करा करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को आप प्रेस कर देना, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। और आपके कोई भी फ्रेंड सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।